Good afternoon, students. Today's topic is scientific techniques of Taylor. अपने पिछले लेक्चर में हमने किया scientific principles given by Taylor. Now today we'll do scientific techniques of Taylor. So first point, the technique, the method which is given by Taylor to do the things scientifically, to perform the job scientifically is functional foremanship. Now functional foremanship, this technique is applicable for the supervisors who are at the functional level of management, who actually work on the plans which are made by the top level management and implemented by the middle level management. The first point is workers. What Taylor said. Taylor said workers must concentrate on work and production. टेलर ने कहा कि वर्कर्स को ज़्यादा कंसंट्रेशन, मेन फोकस उनका जो है अपने काम पे होना चाहिए और प्रोडक्शन पे होना चाहिए, क्योंकि उनके लेवल का, ठीक है, उनके जो थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनका काम ही प्रोडक्शन पे फोकस करना है, ना कि बाकी चीज़ों पे, प्लान्स कैसे बन रहे हैं, पॉलिसीज़ कैसे बन रही हैं, उनके लिए वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए. उनकी प्रायोरिटी जो है वो कंसंट्रेशन ऑन प्रोडक्शन वर्क के ऊपर होनी चाहिए. दे शुड बी फ्री फ्रॉम बर्डन ऑफ प्लानिंग. क्लियर. नेक्स्ट इज़ फंक्शनल एक्सपर्ट्स फॉर ईच डिपार्टमेंट. ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट का एक फंक्शनल हेड होता है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्लानिंग मैनेजर, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है ना, फाइनेंशियल मैनेजर. तो हर एक फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है जिसे हम फंक्शनल एक्सपर्ट बोलते हैं. सो फंक्शनल एक्सपर्ट्स फॉर ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के लिए एक फंक्शनल एक्सपर्ट होना चाहिए, बिकॉज वन पर्सन कांट बी एक्सपर्ट इन एवरी वर्क. हर एक पर्सन को हम हर फील्ड का मैनेजर नहीं बना सकते. हम क्या करते हैं कि हर एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए एक हेड जो है वो बनाते हैं. सो टेलर सजेस्टेड डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स. इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए टेलर ने पूरी फैक्ट्री को, ठीक है, पूरी फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करने को कहा. फर्स्ट इज़ प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड अनदर इज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम रहेगा प्लान्स बनाना और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फोकस रहेगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एज पर द प्लान्स मेड बाय प्लानिंग डिपार्टमेंट. सो फर्स्ट जो पर्सन रहेगा दैट विल बी रूट क्लर्क. ठीक है, इनके नाम से ही इनके काम का पता चल रहा है, इनका क्या काम रहेगा फैक्ट्री के अंदर वो इनके नाम से ही पता चल रहा है. रूट क्लर्क, रूट मीन्स रास्ता. ठीक है. नाउ दिस रूट क्लर्क विल फिक्स सीक्वेंस टू परफॉर्म मैनुअल और मैकेनिकल जॉब. किस सीक्वेंस में आपको कौन सा काम करना है. ठीक है, पहले आपको कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है, सेकेंडली कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है, थर्ड कौन सा स्टेप फॉलो करना है, ताकि आप अल्टीमेटली जो है वो फाइनल प्रोडक्शन दे पाएँ. सेकेंड विल बी इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. रूट इसने बना दिया, रास्ता इसने बना दिया, प्लान इसने बना दिया. नाउ उस प्लान को कैसे फॉलो करना है, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एक्चुअली दिस विल बी द जॉब ऑफ द इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. नेक्स्ट इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. अब ये क्लर्क क्या करेगा, ये क्लर्क टाइम फिक्स करेगा कि किस टाइम पे आपको ये एक्टिविटी स्टार्ट करनी है और किस टाइम पे ये जॉब जो है वो कंप्लीट करनी है. और उसके बाद वो कॉस्ट शीट बनाएगा. कॉस्ट शीट मतलब कि हर नेचुरली एक पूरे टास्क को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर पार्ट की कितनी कॉस्ट पड़ेगी वो ये कॉस्ट शीट जो है वो प्रिपेयर करेगा कॉस्ट क्लर्क. नेक्स्ट इज डिसिप्लिनेरियन. डिसिप्लिनेरियन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम क्या रहेगा, इसका काम रहेगा ये चेक करना. ठीक है, रूट क्लर्क ने प्लान्स बनाए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट कराया, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने ये देखा कि काम जो है वो कितने टाइम पे हम स्टार्ट करेंगे और कितने टाइम पे उसे कंप्लीट करना है, प्लस वो कितना खर्चा हर एक्टिविटी में आएगा. और डिसिप्लिनरियन क्या करेगा, ये काम हो गए, अब इसको चेक भी तो करना है. ठीक है, कि ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑर्डरली मैनर में, फेज्ड मैनर में हो रही हैं या
नहीं। नाउ कम टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे पहले आ गया गैंग बॉस। नाउ गैंग बॉस क्या करेगा, गैंग बॉस सारी मशीन्स अरेंज करा के देगा, सारे टूल्स जो उस जॉब को करने के लिए चाहिए वो सारे अरेंज करेगा। नेक्स्ट इज स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करेगा, वो देखेगा कि टाइमली कंप्लीशन जो है उस जॉब की हो रही है या नहीं है। रिपेयर बॉस, अगर किसी मशीनरी में रिपेयर की ज़रूरत है, किसी टूल्स में रिपेयर की ज़रूरत है, वो चीज़ें अरेंज करके देगा। एंड एट द लास्ट इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर का काम क्या रहेगा कि वो क्वालिटी कंट्रोल, जो काम हो चुका है उस काम को चेक करना, ठीक है। नाउ दिस इज़ बेसिकली द प्लानिंग जॉब, ठीक है। यहाँ पे हम हर चीज़ के लिए प्लान करेंगे और यहाँ पे हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट टेक्निक इज़ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर ने कहा कि हमें एक तो सबसे पहले अपने काम का स्टैंडर्ड रखना है, अपने जॉब की, अपने वर्क की स्टैंडर्ड रखना है, और दूसरा उस पूरे काम को हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने के बजाय हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या आ गया, इट डज़ नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड। इसमें सिर्फ हम क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात नहीं करेंगे, इसमें हमें स्टैंडर्ड सेट करने हैं कि हमें किस साइज़ का प्रोडक्ट जो है वो बनाना है, किस किस साइज़ का। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि सपोज़ शैम्पू है, ठीक है। तो शैम्पू जो है वो हमें हर साइज़ में अवेलेबल जो है वो 1 रुपये के पाउच से लेकर फैमिली पैक जो बड़ी बड़ी बॉटल्स आती हैं वहाँ तक अवेलेबल है। जो जितना अफोर्ड कर सकता है वो उतना प्रोडक्ट लेगा, ठीक है ना। तो आपको बड़ी बड़ी पैकिंग्स में भी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और छोटी सी छोटी पैकिंग में भी प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इट मीन्स दैट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कंसिडरिंग द कंज्यूमर, ठीक है। उस कंज्यूमर की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, बाइंग कैपेसिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आता है। हो सकता है कोई शैम्पू का 2-2 रुपये वाला पाउच ही लेता हो और हो सकता है कि कोई फैमिली पैक लेता हो, तो हर एक की अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। तो मार्केट कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट है, हर तरह का कस्टमर मार्केट में है, हर कस्टमर को देख के ही जो प्रोडक्ट है वो बनाया जाता है। तो वी शुड ऑल्सो सेट स्टैंडर्ड्स फॉर साइज ऑफ द प्रोडक्ट। टाइप, किस टाइप का प्रोडक्ट है, वेट उसका कितना, नेचुरली साइज के अकॉर्डिंगली ही वेट होगा, और मेजर पोर्शन कितना है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट इज पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड इन सेलेक्टिंग टूल्स। ये सब चीज़ें तब पॉसिबल हैं जब हम स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो टूल्स हमें चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए या मशीन्स चाहिए। अब इस जो टेक्निक है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ये टेक्निक उसने क्यों कहा यूज़ करने के लिए, ये मेथड क्यों कहा यूज़ करने के लिए, ताकि टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीन, लोगों का, जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, और जो मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं, अलाउ इंटरचेंजेबली ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट। हमें कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ पार्ट्स जो हैं वो इस तरीके से बनाने चाहिए कि सपोज़ एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उस मशीन में भी आपका वही पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए जो मशीन यूज़ कर रहे हैं उसमें भी वो पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं, ताकि अगर कभी भी प्रोडक्शन में जो है रुकावट आ जाए, कोई मशीन ख़राब हो जाए, तो हम एक मशीन का पार्ट जो है वो दूसरी मशीन में डाल के उसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट कम्स सिंप्लीफिकेशन। टेलर ने कहा कि हमें अपने काम को सिंपल तरीके से करना चाहिए। नाउ एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप्स। टेलर ने ये कहा कि हमें कुछ चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करके हम एक चीज़ में ज़्यादा एक्सपैंड करें, वो ज़्यादा बेटर है बजाय उसके कि हम छोटी छोटी चीज़ों में जो है वो कंसंट्रेट करें। इम्प्रूव क्वालिटी, जब हम कम चीज़ें बनाएंगे तो क्वालिटी उन्हीं चीज़ों की हम ज़्यादा फोकस करेंगे। रिड्यूस कॉस्ट, ऑब्वियसली एक टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं, दूसरे टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती जाती है। जब हम एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारी कम होती है। नाउ नेक्स्ट इज फटीग स्टडी। नाउ फटीग मीन्स थकावट, ठीक है। नाउ इसमें, इस मेथड में, इस टेक्निक में टेलर ने कहा कि हमें ये भी चीज़ फोकस करने की ज़रूरत है, ये मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी में, ये देखना कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको
कितने टाइम की रेस्ट जो है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स जो है वो चाहिए, ठीक है। 10 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की, कितनी ब्रेक दे नीड। एक तो कितनी ब्रेक, ठीक है, लेंथ ऑफ द ब्रेक, और दूसरा आ गया नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, कितनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 10 मिनट की ब्रेक कितनी बार, ठीक है। आधे घंटे की ब्रेक कितनी बार पूरे दिन में, ठीक है। सो दो चीज़ें उसने कही, ड्यूरेशन और दूसरा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। When a person works for long period of time, he gets tired and need rest intervals. आप भी कभी लगातार जब पढ़ते हैं, ठीक है, अब जैसे आप अपने स्कूल में ही एग्जाम्पल ले लो, आपको ब्रेक किस लिए मिलती है, ताकि यू गेट रिफ्रेश्ड, आप फिर से जो है एनर्जी जो है वो गेन कर लें, कुछ खा लें, लंच कर लें, तो उससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। अब फटीग फटीग स्टडी के लिए, फटीग स्टडी करने के लिए उसने क्या कहा, कैसे हम ये स्टडी करेंगे। ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर व्हेन ही परफॉर्म्स जॉब। जब भी वर्कर कोई काम करता है तो उसे ऑब्जर्व करें। नोट डाउन टाइम व्हेन ही गेट्स टायर्ड। जब लगे कि ये थक चुका है, वो टाइम नोट करें। गिव हिम ब्रेक, उस टाइम पे उसको ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। अब ये टाइम क्या है, नोट डाउन टाइम, वो टाइम कौन सा टाइम नोट डाउन करना है। दिस टाइम हेल्प्स इन डिसाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। मतलब कि वो आधे 2 घंटे के बाद थक गया है, तो वो 2 घंटे वाला टाइम, इसका मतलब कि हर 2 घंटे के बाद उसे 10 मिनट की ब्रेक चाहिए। देन नोट टाइम आफ्टर हाउ मच टाइम ही बिकम्स फ्रेश। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वो कितनी देर के बाद थक जाता है, ठीक है, और दूसरी बात ये देखनी है कि उसके बाद वो कितनी देर के बाद दोबारा से रिफ्रेश जो है हो के अपना काम वापस से ज्वाइन कर लेता है। सो दिस टाइम हेल्प्स इन डिसाइडिंग ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, ठीक है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो कितने टाइम के बाद उसे ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। 2 घंटे 3 घंटे कॉन्टिन्यूसली काम करने के बाद उसे कितनी देर के बाद उसे इंटरवल की ज़रूरत पड़ती है, और कितने टाइम के लिए उसे इंटरवल चाहिए, सो दैट ही गेट्स रिफ्रेश्ड। नेक्स्ट इज़ मेथड स्टडी। अब कोई भी काम करने के लिए टेलर ने क्या कहा कि हमें बेस्ट वे, ना कि हमें पुराने तरीक़ों से चलना है, रूल ऑफ थंब से चलना है, हमें काम करने का, जॉब परफॉर्म करने का बेस्ट तरीका ढूंढना है। टेलर सजेस्टेड, अब इसके लिए उसने क्या कहा, मेथड ऑफ डूइंग जॉब प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय रूल ऑफ थंब। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम यही मेथड प्रोडक्शन का यूज़ करते आए हैं कितने सालों से, हम यही यूज़ करेंगे, नहीं, इट शुड नॉट बी देयर। ऑल मैथड शुड बी ट्राइड। जितने भी मेथड्स हैं उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, उन सब मेथड्स को ट्राई करना चाहिए, और उनमें से जो भी बेस्ट मेथड है उसे सेलेक्ट करना चाहिए, विच मैक्सिमाइज। अब वो बेस्ट मेथड हमें क्या देगा, क्वालिटी बेस्ट देगा, और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बाय मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। जब उसको क्वालिटी अच्छी मिल रही है, कॉस्ट कम पड़ रही है, तो कस्टमर जो है ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड होगा। इस चीज़ के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए इस पॉइंट पे मैं ये कहूँगी कि टेलर ने ये कहा कि हर तरीके का हमें जो है प्रोडक्शन मेथड जो है वो या फिर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब जो है वो परफॉर्म करके देखना चाहिए, क्योंकि हर काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना। हर तरीके से आप वो काम करके देखें, जो आपको बेस्ट मेथड लगता है वो आप साइंटिफिकली चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ शूज़ है, कंपनी है वो शूज़ बना रही है, उस 2 तरीके से वो शूज़ बना सकते हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में उसे लोग ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, तो मतलब कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, और दूसरा आ गया कैपिटल इंटेंसिव मेथड, जिसमें मशीनरी से काम होगा। आप इन दोनों में से उसे चूज़ करना है कि किसके फ़ायदे ज़्यादा हैं और किसके नुकसान कम, ठीक है। तो दिस मेथड इज़ मेथड स्टडी। किस तरीके से हमें अपनी जॉब जो है परफॉर्म करनी, किस तरीके से हम प्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं, जो मैक्सिमाइज़ करे हमारी क्वालिटी को, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, और मिनिमाइज़ करे हमारी कॉस्ट को। तो ये 4 पॉइंट्स आज हमने डिस्कस किए। फर्स्ट पॉइंट वॉज फंक्शनल फोरमैनशिप, सेकेंड वॉज standardization and simplification of work, third is fatigue study, and fourth is method study, ठीक है। बाकी के पॉइंट्स हम इसके नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें सब जो नई चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप जो ग्रुप है उसमें डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।